नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने रेलवे या फिर एसएससी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है। आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, आप बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए है सूखी पत्तियों से, ऑप्शन बी है जड़ों से, ऑप्शन सी है बिना पके फल के लेटेक्स से, ऑप्शन डी है पके फल के लेटेक्स से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। इसमें जो अफीम निकलता है दोस्तों, तो जो ये फल होता है इस पे चीरा लगा दिया जाता है, इससे जो दूध निकलता है उसी से अफीम प्राप्त होता है। तो किस फल से? बिना पके फल से। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न, नोस्कॉपिन किससे प्राप्त होता है। आप बताएंगे ऑप्शन ए है पोस्ता से, ऑप्शन बी है तुलसी से, ऑप्शन सी है गंध से सफ़ेदा से, या फिर ऑप्शन डी है इफेडरा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो नोस्कॉपिन है ये पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है। नोस्कॉपिन यानी जैसे हेरोइन हो गया या फिर आपका मार्फिन हो गया, ये जो है पोस्ता से यानी कि पॉपी से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखिएगा, प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मानव जाति विज्ञान, ऑप्शन बी वंश विज्ञान, ऑप्शन सी आइकोनोलॉजी, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्राणियों और पादपों का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी विज्ञान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज के लिए संबंधित है। तो बताइएगा दोस्तों, रक्त का संचारण के लिए, या फिर आनुवंशिकता के लिए, या फिर ट्यूबरकुलस वैसिलस के लिए, या फिर पेनिसिलिन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे इनका नाम जो है पेनिसिलिन की खोज के लिए प्रसिद्ध था। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगर रक्त संचारण की खोज की बात करें दोस्तों, रक्त संचारण की, तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त संचारण या फिर रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। और अगर आनुवंशिकता की बात करें दोस्तों, आनुवंशिकता की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। और अगर बात करें ट्यूबरकुलस वैसिलस की, तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा खोज की गई थी। तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनिसिलिन के खोजकर्ता हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां प्रश्न, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ईईजी का प्रयोग जो है दोस्तों, बताइएगा किसके लिए किया जाता है। हृदय की जांच के लिए, या फिर फेफड़े की जांच के लिए, या फिर मस्तिष्क की जांच के लिए, या फिर मांसपेशियों की जांच के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ईईजी जो है मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ईईजी मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, जिसका प्रयोग मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। अगर हृदय की जांच की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए होता है ईसीजी। क्या होता है दोस्तों? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन मस्तिष्क के लिए ईईजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम का मुख्य अवयव क्या है। तो आप बताइएगा क्या है अवयव, अफीम का मुख्य अवयव। मार्फिन है, या फिर हेरोइन है, या फिर एट्रोपिन है, या फिर क्विनिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्फिन। जो अफीम है इसका मुख्य अवयव मार्फिन होता है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया है कोबाल्ट 60 शरीर के अंतरंग के अर्बुद का उपचार के लिए, ऑप्शन बी दिया है आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद के उपचार के लिए, या फिर दिया है ऑप्शन सी फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार के लिए,
या फिर ऑप्शन डी दिया है गोल्ड 198 रेटिना दोषों के उपचार के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, जो गलत है यहाँ पे डी आपका गलत है। यहाँ पे कौन सा गलत है दोस्तों? डी, यानी गोल्ड 198 रेटिना दोषों का उपचार, ये मिलान गलत है। बाकी कोबाल्ट 60 की बात करें दोस्तों, कोबाल्ट 60 की, तो इसका प्रयोग रक्त कैंसर के ठीक करने के लिए किया जाता है, जो संबंधित है रक्त शरीर के अंतरंग के अर्बुद से। और आयोडीन की बात करें दोस्तों, तो इसका उपयोग जो है थायराइड संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, यानी इसका संबंध है थायराइड अर्बुद के उपचार से। और फास्फोरस 32 की बात करें तो इसका भी उपयोग जो है रक्त कैंसर के लिए, यानी श्वेत रक्तता के उपचार के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे गलत मिलान जो है दोस्तों ऑप्शन डी है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा 8वां प्रश्न, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताइएगा आप, इक्थियोलॉजी या फिर एंटेमोलॉजी या फिर पैरासिटोलॉजी या फिर मैलेकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटेमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं, एंटेमोलॉजी। अगर इक्थियोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो ये मछलियों के अध्ययन को कहते हैं, मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। तो आपका 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, इथनोलॉजी। जो विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोलॉजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 10वां प्रश्न है जेरेंटोलॉजी। 10वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी बताइएगा दोस्तों, शिशु के अध्ययन को, महिलाओं के अध्ययन को, त्वचा की बीमारी के अध्ययन को, या वृद्धावस्था के अध्ययन को। तो जेरेंटोलॉजी जो है दोस्तों वृद्धावस्था के अध्ययन को कहते हैं, यानी वृद्ध के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगर बीमारी, त्वचा की बीमारी की बात करें दोस्तों, तो इसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी, त्वचा की बीमारी। और जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, पैडोलॉजी निम्न किसका, यानी किसका वैज्ञानिक नाम है? पैडोलॉजी। पैडोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? सॉरी दोस्तों, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो जो पैडोलॉजी है दोस्तों, ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से? मिट्टी के अध्ययन से, यानी मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, जोनॉस साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो थे जोनास साल्क, ये जो है बताइएगा किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है चेचक की खोज के लिए, चेचक का टीका, इसके खोज के लिए, या फिर हैजे के टीके की खोज के लिए, या फिर पोलियो के टीके की खोज के लिए, या उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोलियो के टीके की खोज के लिए। जो जोनास साल्क थे, ये पोलियो की टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं, यानी पोलियो का टीका जो खोजा गया था ये जोनास साल्क के द्वारा खोजा गया था, जोनास साल्क के द्वारा। अगर चेचक के टीके की बात करें दोस्तों, चेचक का टीका, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगर हैजे के टीके की बात करें दोस्तों, तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जोनास साल्क पोलियो का टीका। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13वां देखिएगा दोस्तों, सही मिलान करना है। तो अगर हम बात करें ऑडियोग्राम की, तो ऑडियोग्राम का मिलान हो जाएगा कान से। ऑडियोग्राम का मिलान किससे हो जाएगा दोस्तों? कान से, यानी ए का हो जाएगा आपका 3, ए का 3। उसके बाद ईसीजी की बात करें दोस्तों, ईसीजी, तो इसका मिलान हो जाएगा हृदय से, यानी बी नंबर पे आ जाएगा आपका 1। ईसीजी का मिलान हो जाएगा हृदय से। और ईईजी की बात करें दोस्तों, ईईजी की, तो अभी हमने पीछे बताया ये मस्तिष्क से संबंधित है, यानी सी का आपका हो जाएगा 2। उसके बाद मैमोग्राम की अगर बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा वक्ष से, यानी डी का आपका हो जाएगा 4। तो ये राइट मिलान आपका हो गया। ईसीजी की बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईईजी की बात करें इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। चलिए अगले पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? यानी किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, या फिर ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ए की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन बी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन,
और विटामिन सी की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए दोस्तों अगले पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न है 15वां, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया, यानी कि फंक के द्वारा क्या खोजा गया। आप बताइएगा। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है एंजाइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 16 नंबर, डायलिसिस किससे संबंधित है, बताइएगा। यकृत से या वृक्क से या आंख से या फिर मस्तिष्क से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो डायलिसिस प्रक्रिया है ये सॉरी दोस्तों ये जो है वृक्क से संबंधित है। किससे दोस्तों, वृक्क से। जो डायलिसिस प्रक्रिया है वो वृक्क से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी यानी वृक्क। जब लोगों की किडनी खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाता है, तो रक्त को छानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डायलिसिस का। ठीक है, डायलिसिस किससे संबंधित है, वृक्क से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस समूह के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, यानी डूबकर किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो उसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाइकेन का या फिर साइनो जीवाणु का या फिर प्रोटोजोआ का या फिर डाइटम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइटम का। अगर डूबने से किसी की मृत्यु होती है तो यह पता लगाने के लिए डाइटम जीव का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है दोस्तों, केरल की मौन घाटी, जो केरल की मौन घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए भारत में एकमात्र सदाबहार वन के लिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन बी मौन घाटी में महंगी इमारती लकड़ी पाई जाती है या पेड़ पाए जाते हैं इसलिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन सी पिकनिक के लिए अच्छा स्थान है इसलिए प्रसिद्ध है, या फिर ऑप्शन डी मौन घाटी में पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे यही आंसर आपका राइट है दोस्तों। मौन घाटी जो है प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर यानी कि मौन घाटी में पादप तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं, दुर्लभ जातियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा 19वां प्रश्न है। देखिएगा 19वां प्रश्न क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल नामजाओ कहाँ पर स्थित है। तो ये पूरे विश्व का एक तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिसका नाम है काबुल लामजाओ। ठीक है, तो ये बताइएगा कहाँ है, मिजोरम में या फिर नेपाल में या फिर भूटान में या फिर मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर में। मणिपुर में काबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है, यानी जो वैश्विक तापमान हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके कारण क्या क्या हो सकता है। समुद्र के तल में वृद्धि हो सकती है, या फिर फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, या फिर तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। तो आप बताएंगे वैश्विक तापन के फलस्वरूप ये सारी परिघटनाएं हो सकती हैं, ये सारी परिघटनाएं हो सकती हैं, यानी उपर्युक्त में से सभी। यानी समुद्र का तल में भी वृद्धि हो सकती है, और फसल के स्वरूप में भी बदलाव हो सकता है, और तट रेखा में भी परिवर्तन हो सकता है, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 21वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा प्रश्न है ये, 21वां। यहाँ पे पूछा गया है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फार्मिक अम्ल। चाहे चींटी हो दोस्तों चाहे बिच्छू हो, बिच्छू के डंक में और चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों एसिटिक अम्ल की तो ये सिरका में पाया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, सिरका में। और अगर बात करें लैक्टिक एसिड की तो ये दूध या फिर दही में, दूध या फिर दही में पाया जाता है, दही में। और अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक, तो ये बैटरी का जो पानी होता है दोस्तों, बैटरी के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये है 22वां प्रश्न। कौन सा नंबर है दोस्तों, ये 22वें नंबर का प्रश्न है। कृषि योग्य मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। बताइएगा दोस्तों 6.4 होता है या 7 होता है या 7.4 होता है या 5.5 से 7 तक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पृथ्वी का पीएच मान है, कृषि योग्य मिट्टी का पीएच मान जो है ये 5.5 से 7 के बीच होता है। यानी लगभग इसका एवरेज निकालेंगे आप तो 6.5 के एवरेज में होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर यहीं पर बात करें दोस्तों कि 6.4 किसका पीएच मान होता है तो आप बताओगे दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और अगर बात करें दोस्तों कि 7 पीएच मान किसका होता है तो नमक और जल का,
नमक कहें या फिर जल कहें, दोनों का पीएच मान 7 होता है। और अगर हम बात करें 7.4 पीएच मान किसका होता है, तो आप बताओगे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। यानी कृषि योग्य भूमि की जो पीएच वैल्यू होगी 5.5 से 7 के बीच होगी। और दूध का जो पीएच मान होगा 6.4 होगा। नमक और जल का जो पीएच मान होगा 7 होगा। रक्त का जो पीएच मान होगा 7.4 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। पूछा गया है, ये 23वां प्रश्न है दोस्तों। कौन सा नंबर का प्रश्न है, ये 23वां नंबर है। इसमें पूछा गया है टमाटर जूस का पीएच मान कितना होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 4 से 5 होता है, या फिर 4.5 से 5.5 होता है, या फिर 7 होता है, या फिर 5.5 होता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड कर दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।